हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स इल्यूमिनेशन बाय शिवांश में। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और प्रोबेबली ये शायद लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। अगर कोई टॉपिक बचता है तो मैं उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी में जो तुम लोगों का टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, क्योंकि बात यह है ना कि अब बोर्ड्स को लेके नहीं चलना है। मतलब बोर्ड्स तो कवर करेंगे ही, उसके साथ में थोड़ा सा जेई नेट नीट भी टच करेंगे। तो इसमें हम लोगों को जो स्फेयर्स का जो टॉपिक पढ़ना है, पहले सुन लो क्या क्या पढ़ना है, कहाँ पर बोर्ड्स वाले बच्चे छोड़ सकते हैं, और जेई नीट वालों तुम लोगों को लास्ट तक लेक्चर के बने रहना है। बोर्ड्स वाले बच्चे इस टॉपिक के बाद इतना ही टॉपिक तुम लोगों में दे रखा है, एक आउटसाइड का डिस्कस होगा और एक इनसाइड का डिस्कस होगा। मैं बता दूंगा, वहाँ से बोर्ड्स वाले बच्चे छोड़ सकते हैं और जेई नीट वाले आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक तुम लोगों का सॉलिड स्फेयर का केस आएगा जो स्पेशली जेई नीट के लिए है सर, और ये आएगा तुम लोगों का एक हॉलो स्फेयर का जिसकी हेडिंग ऊपर पड़ी हुई है, जिसकी हेडिंग ये तुम्हारी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हॉलो स्फेयर का आएगा। दोनों में वैसे कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग इसमें ज़्यादा मैटर करता है। कंडक्टिंग का आता है, कंडक्टिंग स्फेयर होगा, और एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का टॉपिक होगा, नॉन कंडक्टिंग। इसमें इसमें भी बात तो वही है, लेकिन अब ये दोनों कैसे सेम हो जाते हैं इस पर हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें भी होगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, लेकिन बात ये होती है कि इसका कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का केस तब आता है जब हम लोगों का चार्ज अंदर रहता है। आएगा टॉपिक तो मैं बताता हूँ उसको आराम से। तो अभी चिल हो जाओ। अभी हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं इस वाले टॉपिक की। कौन सा? ये जो लिखा हुआ है जिसकी हेडिंग पड़ी हुई है, ये वाला तुम्हारा फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, यानी कि ये वाला केस। इसमें आउटसाइड और इनसाइड का केस अभी डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पे चलेंगे। हाँ, तो जो लोग रेगुलरली लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है क्या चल रहा है। जो लोग रेगुलर नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहेंगे, जैसे तुम लोगों का वायर लिया था या फिर थिन शीट ली थी अब स्फेयर पे, तो उस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे चेक कर रहे हैं कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, और ये हम लोग निकाल कैसे रहे हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। ठीक है, तो आज हम लोगों का प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है तुम लोगों का स्फेरिकल सेल वाला। तो हमको क्या करना है, एक स्फेयर को कंसीडर करना है। ये क्या बन रहा है, एक स्फेयर को कंसीडर करना है, उसके ऊपर चार्ज है। देखो ये क्या है, एक हॉलो स्फेयर है। इसको मान के चलना, ये जितनी थिकनेस तुम्हारे पेन की दिख रही है ना, उतनी थिकनेस का ये स्फेयर है। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, तुरंत दिमाग लगाने की कोशिश मत करो। मान लो ये हॉलो स्फेयर है या फिर थिन स्फेरिकल शेल है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लास्टिक की बॉल देखिए, बस वो समझ लो मेटल की बनी हुई है। ठीक है, तो वैसा केस है। अब ये सरफेस पे ही चार्ज क्यों है, इसके बारे में ही बात करते हैं। तो ये तुम लोगों का स्फेयर है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अंदर तो इसके कुछ है नहीं, अगर अंदर होता भी तो कंडक्टिंग जितने भी स्फेयर्स होते हैं उनकी सरफेस पे चार्ज रिसाइड कर जाता है। कहाँ पे रिसाइड कर जाता है, सरफेस पे। ठीक है, तो अब हमको इस चार्ज स्फेयर की वजह से इस आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब इस आर पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस पे है, आर पॉइंट नहीं है, आर डिस्टेंस है। ये पॉइंट पी मान लो और ये डिस्टेंस आर मान लो। अब यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, बस सही बन जाए। नहीं बना, एक सेकेंड। तो हम लोगों ने ये गॉसियन सरफेस बना ली। ये क्या बना लिया हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस।
अब तुम लोग ये बताओ, इस चार्ज स्फेयर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी। देखो हर जगह मेंशन है यहाँ पे, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियल होती है। रेडियल मतलब रेडियस की डायरेक्शन में, यानी कि अगर मान लो इस जगह का हम एरिया कंसीडर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। इस जगह का एरिया कंसीडर करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। और फिर इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है, जैसा हम लोग हमेशा से मानते आ रहे हैं। तो हम लोग फिर से वही क्या करेंगे कि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कितना है, 0 डिग्री। तो हम लोग अपना फिर से वही लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखो बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी डेरिवेशन है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होगा, वो मैं तुमको बताता रहूँगा। तो ये क्या होता है, फ्लक्स बराबर हो जाता है तुम्हारा क्या, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पे फ्लक्स। अब तुम लोग मुझे बता दो फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स होता क्या है, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यही तो है तुम्हारा फ्लक्स, वो भी क्लोज इंटीग्रेशन। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ पे कांस्टेंट होगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि चार्ज फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बाहर आ गई। अब बाहर आने से पहले हम लोग जरा एंगल देख लेते हैं। ई डी ए कॉस 0 डिग्री रख देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेंगे तो हम लोगों का ई डी ए आ गया, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है, 1 हो जाता है। हाँ, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए हम लोगों ने क्या लिया था, ये छोटा सा एरिया हमारा क्या था, ये डी ए था। ऐसे ही हम सारे छोटे छोटे एरिया डी ए डी ए डी ए डी ए ऐड करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा वाला एरिया आ जाएगा। और बड़ा वाला एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं वो लोग इस आर को ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये कैपिटल आर है, तो वो यहाँ पे ये वाला आर रख देते हैं। जबकि हमको कौन सा आर रखना है, गॉसियन सरफेस का आर। गॉसियन सरफेस का रेडियस रखना है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन में जब तुम लोगों को आता है आ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस, तो तुम लोग हमेशा क्या करते हो कि यहाँ पे ये वाला आर रख देते हो, ये आर नहीं रखना, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा क्यू इनक्लोज्ड के बारे में बात कर लें। क्यू इनक्लोज्ड यही छोटा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्यू इनक्लोज्ड, अब पिछली बार मैंने बताया था, इसीलिए मैंने दोबारा उसको बात नहीं की उस बार टॉपिक पे कि क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है। सॉरी, क्यू इनक्लोज नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में मैंने बताया था। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो। यानी कि इस छोटे वाले स्फेयर पे, छोटे वाले स्फेयर की सरफेस पे जितना चार्ज होगा डिवाइडेड बाई इस छोटे वाले स्फेयर की सरफेस एरिया। यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, छोटे वाले पे जितना चार्ज जितना भी होगा, मान लो क्यू कैपिटल क्यू है, और डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा ना, क्योंकि छोटे वाले स्फेयर की बात आ हो रही है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्यू हो गया। अब क्या, अब तो तुम्हारे पास सब है ही ना। देखो तुम्हारे पास ई डॉट डी ए यानी कि फ्लक्स की वैल्यू है, क्या आई है, ये यहाँ पे दिख रही है तुमको। तुम्हारे पास क्यू इनक्लोज्ड है, इसको इनक्लोज्ड क्यू मानेंगे ना, हमने स्फेयर के अंदर का एरिया लिया है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा चार्ज तो है ना, देखो ये तुम्हारी गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर ही तो ये पूरा चार्ज है, इसके अंदर है ना ये पूरा चार्ज। तो यही तो क्यू इनक्लोज्ड होगा ना। तो क्यू इनक्लोज्ड हमने क्या निकाला है, क्यू इनक्लोज्ड हमने ये निकाला है। तो अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमने फाई की वैल्यू क्या रखी, फाई की वैल्यू ये है, ये वाली भूल तो नहीं रहे हो, ये वाली वैल्यू है। हाँ, कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने रखा e इंटू
4πr²। पता नहीं कलर विजिबल है कि नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ही कर लेते हैं, वरना बाद में तुम लोग कहो कि दिखाई नहीं दे रहा। 4πr², और यहाँ पर से Q इनक्लोज हमारा क्या आ गया, ये वाला पोर्शन, तो ये हो गया सिग्मा इंटू 4πR² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4π से 4π कट गया, नीचे हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा इंटू R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। क्या आ गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, यही वाली हेडिंग, इतना कौन लिखेगा, ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इसकी वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। लेकिन ये केस कौन सा था, जब स्मॉल r तुम्हारी कैपिटल R से बड़ी थी। ये तुम लोग समझ पाए ना, ये वाली तुम लोगों की इसका स्मॉल r थी और ये वाली कैपिटल R थी, तो स्मॉल r तुम लोगों की कैपिटल R से बड़ी थी, तब तुम लोगों की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। लेकिन ये तुम लोगों से जनरली नहीं पूछी जाएगी। अब इसमें पूछा क्या जाता है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू वो लोग रख देते हैं बस, और कुछ खास नहीं। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि इस टोटल पे चार्ज Q है, इस टोटल स्फेयर पे कितना है, चार्ज Q है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वजह से, तो E इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू रख देते हैं बस, और सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं और कुछ नहीं। जरा सिग्मा की वैल्यू रखो, क्या होती है सिग्मा की वैल्यू, क्या होगी, Q डिवाइडेड बाई 4π, कौन सा R, कैपिटल वाला R ना, कैपिटल R² इंटू r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r²। r² से r² मर गया, ये आया क्या, Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r²। अब इन दोनों फार्मूलों से तुमको क्या दिख रहा है, इन दोनों फार्मूलों से सबसे पहली चीज़ जो हमको दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। सबसे पहली बात, अरे कितना बढ़िया डिज़ाइन बनाया था, ये सबसे पहली बात तुमको पॉइंट नंबर 1 नोट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़ जो तुमको दिख रही है, E इज इक्वल्स टू, इसको फार्मूले को लिखते रहो जिससे बार बार याद हो जाता है ना लिखने से, 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये फार्मूला कहीं और तुम लोगों ने देखा है क्या, कहीं और ये फार्मूला देखा होगा तुम लोगों ने। डिज़ाइन मैंने बनाई है, मैं उस डिज़ाइन को गायब नहीं होने दूंगा, आ गई। हाँ, ये फार्मूला तुम लोगों ने देखा है किसमें, पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज। अब ये मत कहना कि पॉइंट चार्ज भूल गए हो, पॉइंट चार्ज मत भूलना, सबसे पहला टॉपिक था। तो मान लेते हैं ये Q चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है। तो क्या आती थी, E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q, ये स्मॉल वाला Q अपॉन r²। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी उसकी वजह से, किसकी वजह से, जब हम उससे निकालते थे कूलाम्स लॉ से, कूलाम्स लॉ से पॉइंट चार्ज की क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, मुझे बताओ तुम लोग। अगर यही आती थी तो तुम लोगों को इन दोनों में सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि अगर हम इस r डिस्टेंस पर आकर, इस r डिस्टेंस पे आके इस स्फेयर को देखते हैं तो हमें ये एक पॉइंट चार्ज जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, पॉइंट चार्ज जैसा दिखता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। मान लो कोई स्फेयर है, उस पर चार्ज है, तुम उसको 1 किलोमीटर की दूरी से देख रहे हो, तो तुमको वो कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज जैसा दिखेगा। वैसा ही फिजिक्स भी बता रही है कि हमको भैया वो कैसा दिख रहा है, पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही स्फेरिकल सेल का केस आता है और ये लिख देता है कि r इज़ ग्रेटर देन r, या फिर तुम लोगों को वैल्यू दे देता है कि r मान लो 10 सेंटीमीटर है और स्मॉल कैपिटल R तुम लोगों की 2 सेंटीमीटर है, तो तुम लोग ये वाला लगा दोगे। मतलब अल्टीमेटली स्मॉल r
कैपिटल आर से बड़ी होनी चाहिए। स्मॉल आर क्या है? गॉसियन सरफेस की रेडियस है। और कैपिटल आर क्या है? जिस स्फेयर पे चार्ज है उसकी रेडियस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक और केस डिस्कस करते हैं, जो सेकंड केस है, जिसमें आर तुम्हारा छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। ठीक है। अगर तुम लोगों को मुझे लगेगा कि बताने की ज़रूरत है तो एक आर इक्वल टू आर का भी केस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आर इक्वल टू आर में क्या होता है मुझे भी देखना है क्या होता है ना? इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग वो बना लेते हैं अपना स्फेयर। तो ये हम लोगों का हो गया स्फेयर, बन गया। क्या बात है। इसके ऊपर क्या है? तुम लोगों का चार्ज है। रुक जाओ, मैं डायग्राम बना लूँ वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमने क्या बना लिया? चार्ज्ड स्फेयर बना लिया है। क्या है? चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये बन गया हम लोगों का। अब हम लोगों इसमें क्या, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब इसके अंदर हम लोगों को एक आर लेस देन आर की, मतलब स्मॉल आर लेस देन आर की, हम लोगों को एक गॉसियन सरफेस बनानी है जो इसके अंदर लाई करेगी। भाई तभी तो आर छोटा होगा। इसका आर जो है इस आर से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो ये रही हम लोगों की एक गॉसियन सरफेस। हाँ, बन तो गई। ठीक है। एक सेकंड। तो ये हम लोगों की बन गई गॉसियन सरफेस। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। ये हम लोगों की क्या है? गॉसियन सरफेस है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ये हम लोगों की क्या है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। इसका जो रेडियस है, रेडियस, ये तुम्हारे कैपिटल आर से छोटा है। तो अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोगों को फिर से लिखना पड़ेगा क्या? गॉस लॉ। गॉस लॉ। क्या हो जाएगा तुम लोगों का? ये नहीं होगा, ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम लोग फ्लक्स फ्लक्स निकालने में दिमाग लगाओ, उससे पहले सुन लो। क्या यहाँ पे हम लोगों को कुछ Q इनक्लोज्ड मिलेगा? देखो, जितना भी Q है तुम्हारा वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, सब यहाँ पे है, और गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ नहीं है। यानी कि Q इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी? क्यू इनक्लोज्ड अगर जीरो हो गया तो क्या फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा? क्या फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो फिर खत्म मामला। तो तुम लोगों ने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक FIELD फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है। ये स्टेटमेंट तुम लोगों ने सुना होगा। नहीं सुना तो सेकंड चैप्टर का नाम सुनोगे, सेकंड चैप्टर का नाम सुनोगे, उसके अंदर तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। कुछ कंडीशन लगती हैं, वो तब की तब बताई जाएंगी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तुम लोगों का हो गया क्या? दूसरा वाला केस। अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं जिससे पता चल जाए क्या चल रहा है इसके अंदर। अभी बस ये जान लो कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, ये उसका प्रूफ है। ये मैं जब वहाँ पे बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पर NCERT वालों यानी कि बोर्ड्स वालों, तुम लोगों का यहाँ से काम खत्म होता है। अब तुम लोग चाहो तो लीव कर सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म तो हम लोगों को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। किसके किसके बीच में?
इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। तो देखो, मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। इसको आधा आधा मान लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, कैपिटल आर। तो ये बताओ स्फेयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तुम लोगों को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है स्फेयर के अंदर? मुझे तो ज़ीरो दिख रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर के अंदर कितनी है? जीरो। यहाँ पे हम लोग जरा इसको बना लेते हैं। पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक जीरो है। एक और बात कर लेते हैं, एट आर इक्वल टू आर मैंने बोला था ना, यानी कि एट सरफेस। सरफेस पे आर इक्वल टू आर पे तुम लोग उसी फॉर्मूले में जो सबसे पहले मैंने फार्मूला लगाया था, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस स्मॉल आर की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? कैपिटल आर रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगी। इसके बाद जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आर बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? देखो, ये हमारा स्फेयर है। स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है। हमको यहाँ से कोई लेना देना नहीं। सरफेस पे गए तो हमको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। कितनी? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सरफेस पे। उसके बाद हम जितना दूर आगे बढ़ेंगे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी? तुमको नहीं लग रहा है? अगर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। कैसे? इन्वर्स लॉ को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कम हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम सरफेस पे गए तो हम सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी। बढ़िया सा तुम लोगों के लिए ग्राफ मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पे सरफेस पे हम लोगों को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अरे यार, ये क्या हो रहा है? बस एक मिनट रुक जाओ। इस जगह पे हम लोगों को कितनी मिलेगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बन जाने दो बस इसको। थोड़ा सा प्रोसीजर भी देख लो बनने का, क्या ही दिक्कत है। अब ये कहाँ से आ गया? इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। ये हम लोगों की मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको थोड़ा सा छोटा करना है बस। हाँ, अब ठीक है। ये तुम लोगों की ई मैक्स है। क्या है? ई मैक्स कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और इसको पूरा कर देते हैं। अब इसके बाद की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तुम लोगों की इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए कम होती चली जाएगी। ये कहाँ की है? ये आर डिस्टेंस की है, जहाँ पे हम लोगों ने निकाली थी। इसके बाद भी ये घटती चली जाएगी एसिम्प्टोटिकली। एसिम्प्टोट के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो आगे जो तुम लोगों की बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसमें पढ़ोगे। मतलब एसिम्प्टोट ये होती है कि बेस लाइन को टच नहीं करेगी, बस बिल्कुल सटती चली जाएगी, बिल्कुल जीरो नहीं होता, ठीक है। तो ये ऐसे ही तुम लोगों का ग्राफ नीचे की तरफ जाता चला जाएगा ऐसे। ये क्या है? ई इज, अब ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको फॉलो करता है। यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, ठीक है। बस यहाँ पर जो बोर्ड्स वाले हैं वो छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग रेगुलर आगे चला सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक कितनी किसकी बात हो गई थी? हॉलो स्फेयर की। हॉलो स्फेयर की बात हो चुकी है यहाँ तक। अब हम लोग जो बात करेंगे
यहाँ से हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग किसकी, सॉलिड स्फेयर की, सॉलिड स्फेयर की। इसमें केस आएगा एक कंडक्टिंग का, तो एक नॉन कंडक्टिंग का। तो पहले हम लोग ये वाला केस कंसिडर करते हैं, सॉलिड का फर्स्ट वाला। तो हम लोग अपना स्फेयर बना लेते हैं। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है, बढ़िया है। तो हम लोग स्फेयर बना लेते हैं अपना, कंडक्टिंग का केस कर रहे हैं ना हम लोग। तो सॉलिड स्फेयर का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, मतलब ये तुम लोगों का ऐसे कुछ सॉलिड है। हाँ, इसके ऊपर चार्ज है तुम लोगों का पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो डिफरेंस कहाँ आया, जब इसके ऊपर भी चार्ज वैसे ही है, सेम केस की तरह दिख रहा है। तो हाँ, तुम लोगों का सॉलिड का जो कंडक्टिंग का केस होता है वो पहले वाले केस से रिजेंबल करता है, क्योंकि अगर कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर होगा, कंडक्टिंग स्फेयर होगा तो उसमें क्या होगा कि चार्ज कंडक्ट कर सकता है पूरी बॉडी में, तो वो रिसाइड करके कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, रिसाइड टू सरफेस। नोट्स बना रहे हो ना साथ में, रिसाइड टू सरफेस। ऐसा तो नहीं कुछ लोग आराम से बैठ के देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं खाली, तो ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है। पता नहीं आजकल इसको भी क्या हो गया, अपने मन से चलता है, मैं कुछ चलाता भी नहीं। तो ये सरफेस पे रिसाइड कर जाता है तुम लोगों का चार्ज। तो इस पे भी क्या करेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे अपनी, गॉसियन, बेकार सा बन गया है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई अपनी गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा इसको सेट भी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाँ, गॉसियन सरफेस बन गई। यहाँ पे आ जाते हैं, ये मान लो इसका सेंटर था, अंदर वाली आर है और बाहर वाला क्या है, बाहर वाले स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है, मतलब स्मॉल आर है। इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। केस हम लोग कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, आर इज ग्रेटर देन आर। तो इस केस में पूरे डेरिवेशन को समझने के बजाय अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो मेरा मकसद है कि तुम लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करो। तो इसमें भी बिल्कुल सेम केस आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, डीए इधर आ रहा है। तो तुमको नहीं लगता है ये जो केस है ये बिल्कुल पहले वाले से रिजेंबल कर रहा है, सेम सरफेस रिसाइड, मतलब चार्ज तुम्हारा जो है सरफेस पे रिसाइड कर रहा है, जाके सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो वही केस आता है। तो सॉलिड स्फेयर में जो हम लोगों का मेन मैटर करता है केस, वो मैटर करता है किसका, नॉन कंडक्टिंग का, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो हम लोग जो मेन फोकस रखेंगे वो किस पे रखेंगे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग वाला। देखो ये जो टॉपिक है ये वाला, ये मैं तुमको ऊपर करवा चुका हूँ, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। तो ये जो शुरुआत के तीन है हॉलो का, ये मैं हटा देता हूँ वरना ये बहुत दिक्कत करेगा। हाँ, एक तो तुम लोगों का कौन सा, हॉलो के जो दोनों केस करवाए वो, और एक ये सॉलिड का कंडक्टिंग वाला, ये तीनों आपस में रिजेंबल करते हैं, ये थोड़ा अलग होता है। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ तुम लोगों को थोड़ी अलग चीज़ें बताने के लिए, जो चीज़ें रिजेंबल करती हैं, हाँ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने वो दोनों टॉपिक तुम लोगों को बता दिए हैं। अब आ जाओ इसमें, कौन सा वाला, अपना नॉन कंडक्टिंग वाला। अब नॉन कंडक्टिंग वाले में गेम ये हो जाएगा कि यहाँ पे तुमको जो चार्ज होगा वो सरफेस पे नहीं मिलेगा। पहले हम लोग अपना एक डायग्राम बना लेते हैं, इसी का यूज़ कर ले क्या डायग्राम का, फालतू में डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसी वाले का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। चलो बना ही लेते हैं। तो ये हम लोगों का स्फेयर हो गया नॉन कंडक्टिंग। ये कैसा स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग है, लिखा तो है वहाँ पे। तो अब इसमें क्या है, इसमें जो चार्ज है वो तुम्हारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द सरफेस ऑफ क्या, स्फेयर की पूरी सरफेस पे तुम लोगों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको बना लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ध्यान रखना। ये हम लोगों ने बना लिया डायग्राम। अब यहाँ पर भी दो केस आएंगे, एक r ग्रेटर देन r का आएगा, एक r लेस देन r का आएगा। अच्छा, इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि r ग्रेटर देन r का केस बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, लेकिन वो मैं करवा देता हूँ क्योंकि बाद में फिर तुम लोग रोने लगोगे कि सर सब पहले करवा दिया तो अब क्या फ़ायदा। मतलब हो जाना चाहिए ना डिस्कशन एक बार और। तो हम r डिस्टेंस पे एक वो ले रहे हैं, क्या ये क्या बन गया, हाँ, तो r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, एक गॉसियन सरफेस बना ली। गॉसियन सरफेस, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और गॉसियन सरफेस इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे डीए होगा, यहाँ पे डीए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके उस साइड जा मतलब रेडियल आउटवर्ड होगी, यहाँ पे डीए भी रेडियल आउटवर्ड होगा, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स बराबर आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्यू इनक्लोज्ड तुम लोग निकालोगे तो ई डॉट डी ए का क्लोज्ड इंटीग्रल, ई डॉट डी ए के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो ई डी ए हो जाएगा, और तुम लोगों का क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी कांस्टेंट हो जाएगी आर डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा ई, और फिर डी ए तुम लोगों का क्या आ जाएगा, डी ए किसका आएगा, इतनी जल्दी था कि, हाँ, डी ए हमको निकालना है। डी ए किसका आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग डी ए इसका ले रहे हैं ना, गॉसियन सरफेस का, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोगों का क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखना है कि क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा। अब क्यू इनक्लोज समझने से पहले तुम लोग समझ लो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो ये बताता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि लेट अस सपोज 1 मीटर क्यूब में रो का चार्ज है, हाँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 मीटर क्यूब में रो चार्ज है तो 2 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 2 रो चार्ज हो जाएगा। इसी तरह x मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, कुछ गलत बता दिया मैंने, एक सेकंड, नहीं सही बता रहा हूँ, मतलब 1 मीटर क्यूब पे कितना, 1 मीटर क्यूब पे अगर रो चार्ज है 2 मीटर क्यूब पे इतना, तो x मीटर क्यूब पे, x यहाँ पे मतलब जितना वॉल्यूम है इस स्फेयर का उसकी बात कर रहे हैं। मान लो v मान लोगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, v रो, इतना चार्ज हो जाएगा। तो ये हम लोगों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब कितने इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। क्योंकि अभी तक हम लोग देखो सरफेस की बात कर रहे थे, हॉलो जो स्फीयर था उसमें सरफेस की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा चार्ज है, समझ रहे हो ना इस बात को, ये जो चार्ज है तुम्हारा, ये क्या है, ऑल ओवर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, पूरे वॉल्यूम में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। फील कर पा रहे हो ना इसको, बिल्कुल अंदर से समझ लो बिल्कुल भरा हुआ है, जैसे बॉल में पानी भर देते हो तुम लोग, तो वैसी तरीके से, उसी तरीके से ये चार्ज तुम लोगों का भरा हुआ है इस स्फीयर के अंदर। पानी नहीं होता है चार्ज, लेकिन इमेजिन कर सकते हो। तो हाँ, ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया। तो आगे जाने से पहले एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, स्फीयर की वो निकाल लेते हैं, मतलब स्फीयर पे कितना चार्ज है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, हमारे स्फीयर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, दिखा दूंगा अभी, कैपिटल आर है, तो ये इसका मतलब टोटल वॉल्यूम है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, v इंटू रो हो जाएगा, तो यहाँ पे रो इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसका रेडियस, गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है,
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मान रखा है। कौन सा केस हम लोग कर रहे हैं? ये वाला केस कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया? अपना टोटल फ्लक्स हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे, इंटू 4πr² हो गया है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? क्यू इनक्लोज्ड। तो क्यू इनक्लोज्ड हमारा क्या हो जाएगा? तो रो हमारा होता है क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा रो इंटू वी। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो क्यू है तुम लोगों का वो अंदर ही है, इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर है, यानी कि ये क्यू इनक्लोज्ड है, पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर ही है ये वाला चार्ज, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, तो पूरा चार्ज इसके अंदर है। तो हम लोगों का जो क्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? क्यू हम लोगों का आ जाएगा 4/3 ये वाला वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। ये हम लोगों का चार्ज आ गया। अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू किस में रखनी थी? गॉस लॉ में। लगता है लिमिट आ गई है पेज की। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं एक बार। ई इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्यू इनक्लोज्ड हमारा ये है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें में से जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 4π से 4π कट गया, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो आएगी वो क्या हो जाएगी? रो इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन में, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यहाँ से आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये 4πr² था ना, पक्का? हाँ, यहाँ पे एक 3 छूट गया ना, यहाँ पे एक 3 छूट गया। तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो ना, बता दिया करो यार। तो ये 3 हो गया। ई इज इक्वल्स टू रो आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये बहुत गंदा एक्सप्रेशन आ गया है। ये एक्सप्रेशन तुम लोगों को नहीं याद रखना है जनरली। तुम लोग बस ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी है। देखो, जो क्वेश्चन आता है मैं वैसा बता भी दूंगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इससे पहले मेरी डिज़ाइन ख़राब करे, मैं बने रहने दूंगा। हाँ, तो ये क्या है? आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, अगर तुम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा है तो एक बार रो की वैल्यू रख दो। रो की वैल्यू रख दोगे, रो की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से क्यू अपॉन क्या होता है? रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे रो की वैल्यू रख देते हैं। वी क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग रख देते हैं क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर क्या था? ऊपर हमारा कैपिटल आर क्यूब था। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा? क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या ये वही केस नहीं? क्या ये पॉइंट चार्ज वाला केस तुम लोगों को नहीं दिख रहा है? फिर से दिखाना पड़ेगा। 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये तुम लोगों को पॉइंट चार्ज का केस नहीं दिख रहा है? यानी कि चार्ज नहीं, यानी कि स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हो, अगर आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। बिहेव, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब जो मेन केस आता है तुम लोगों का वो इम्पोर्टेंट है। मैं जानता हूँ क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब ये लास्ट डिस्कशन है तो उसके लिए क्या एक और क्लास की जाए, इससे बढ़िया है इसी में निपटा देते हैं। तो अब की जो हम लोगों का डिस्कशन है वो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। किसका? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। ये पता नहीं इसने मेरे एस को क्यों बिगाड़ दिया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का।
इसमें भी आर लेस देन कैपिटल आर। ये वाला केस हम कंसीडर कर रहे हैं, केस नंबर सेकेंड। पिछला भी वही था, लेकिन इस बार आर हम लोगों का कम है। ये हम लोगों को ज़्यादा मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो तब तक मैं प्लस के साइन बना लेता हूँ इसके अंदर, तब तक तुम लोग रेस्ट करो थोड़ा। रेस्ट क्या ही करोगे, देखो जादू से आ गए सारे प्लस। तो ये चार्ज तुम लोगों का क्या हो गया, चार्ज स्फेयर है, चार्ज्ड स्फेयर। अब इसके अंदर हम लोगों को गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस ये मान लेते हैं सेंटर, और इसके अबाउट हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना देते हैं। हाँ ठीक बनी है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो क्षमा करना। ये क्या है, ये स्मॉल आर है। ये क्या है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, ये कैपिटल आर है। अब इसमें छोटे मोटे डिस्कशन पहले कर लेते हैं, जिससे तुम लोग बाद में कंफ्यूज मत हो। अच्छा खासा समझ चुके हो, 3-4 केसेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आइडिया है। इसकी हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने रो कंसीडर कर ली है। और तुमको ये भी पता है कि हमको गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज से लेना देना होता है, यानी कि जो भी काम पड़ेगा हमको गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज से लेना है, क्योंकि क्या हम लोग लिखते हैं, क्यू इनक्लोज्ड, इसी चार्ज से लेना देना है ना। नहीं पता तो नोट्स रिवाइज करो, देखो मैंने हर बार क्या किया है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कंसीडर किया है। तो ठीक है, हम लोगों को इसके अंदर का अगर चार्ज चाहिए तो इसके अंदर के इसका वॉल्यूम भी पता होना चाहिए ना। इसका वॉल्यूम अगर पता चल जाएगा तो इसके सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस स्फेयर के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर के स्फेयर का हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड मिल जाएगा। पहले हम लोग वही निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सरफेस का रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका चार्ज अगर हमको निकालना है तो चार्ज हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड की बात चल रही है यहाँ पे, चार्ज हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। छोटा वाला आर होगा ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस की बात चल रही है, छोटे वाले आर की बात चल रही है। अभी बड़े वाले आर पे हम लोग गए ही नहीं हैं। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे अपना क्या, ये बात तुम लोग ध्यान रखना, क्यू इनक्लोज्ड हम लोगों का आ चुका है। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, इसको इक्वेशन मान लो। अब हम लोग क्या लगाएंगे, अपना गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाते हैं और हम लोग निकालते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, इसका क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ, यही इसके बराबर भी होता है, यही इसके बराबर भी होता है। तो इसकी कैलकुलेशन तुम लोगों को पता है, दोबारा से एक बार कर देता हूँ। यहाँ पे ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन सा आएगा, कैपिटल आर या स्मॉल आर, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, स्मॉल आर आएगा ना। गॉसियन सरफेस का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर जा रही है ना, तो डी ए कौन सा लोगे, ये वाला, तो ये वाला क्या है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आ गया, फ्लक्स भी आ गया। फ्लक्स बराबर ये लिखा है, कहाँ गया, खुद ही गायब हो गया, ये लिखा हुआ है, ये तुम लोगों का फ्लक्स है। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, क्यू इनक्लोज था। अब इलेक्ट्रिक, यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज हमारा क्या आया था, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू में रो। तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल आर का कोई रोल नहीं है ना,
यही तो गेम चेंजर है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ई बराबर आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा, रो इंटू आर बच रहा है यहाँ पे, और क्या बच रहा है, 3 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना बच रहा है हमारे पास, और यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज भी लिख देना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसके आगे इनसाइड भी लगाना, लिख लोगे ना। हाँ, ये है तुम लोगों का। अब इसमें भी, ये भी तुम लोगों को काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली, यहाँ पे रो की वैल्यू रख दोगे और वैल्यू सही आ जाएगी, मतलब समझ में आने लगेगा तुम लोगों को। यहाँ पे रो की वैल्यू रख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, आर वो वाला हो जाएगा अपना, है ना, इंटू में आर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कट जाएगा, तो इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई, 4/3 होगा ना, एक सेकंड, यहाँ पे आर कहाँ क्यों आएगा, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा ना, और यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। लेकिन जब तुम लोग ये वैल्यू रखोगे तो तुम लोगों को ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप जेई वालों नीट वालों सुधर मतलब ध्यान से सुन लो, सुधर मत जाओ, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ग्राफ से क्वेश्चन उठ जाता है, बोल देता है कि ऑफ दिस फॉलोइंग रिप्रेजेंट द, मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हुआ कौन सा ग्राफ हो जाएगा, तो उसमें तुम लोगों को टिक करना होता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अभी तक तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो तुम्हारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी आर स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे गेम बदल रहा है, यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है आर के। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये तुम लोगों का ग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक बार मैं ये नॉर्मल वाला फार्मूला भी लिख के बता देता हूँ, वरना बाद में तुम लोग रोगे कि वो फार्मूला नहीं रखा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या फार्मूला आया था, इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था ना। तो यहाँ पे जब हम रो की वैल्यू रख देंगे, रो की वैल्यू क्या रखेंगे, रो इज इक्वल्स टू रखेंगे क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो ये जब हम लोग रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्यूब इंटू आर, यही आ जाएगा ना। ये तुम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा, और इसको यहाँ पे ऊपर क्यू भी होगा, इसको तुम लोग याद कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो वो ऊपर वाला ज़्यादा सही रहता है याद करने के लिए, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो तुम लोगों का वेरिएशन होता है वो तुम लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आर से वैरी कर रही है इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्फीयर बना लिया है, इस स्फीयर में ये तुम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई मैक्स। ये कहाँ पे है, सरफेस पे है, तो सरफेस पे तुम लोगों को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलती है। तो सरफेस तक ये कैसे फॉलो कर रहा है इसको, कैसे, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। एक सेकंड, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये तुम लोगों का स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ तक ग्राफ। उसके बाद तुम लोगों का वैसा ही बनेगा, सिमिलर जैसा पहले था। इस सॉरी, थोड़ा सा मेरा पेन टैब दिक्कत कर रहा है, तो ये
ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का केस हो जाएगा, और ये ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का केस हो जाएगा। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, स्फेयर के अंदर, जब स्फेयर के अंदर की बात हो रही है तो देखो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, ठीक है। देखो इसके अंदर जब चार्ज होगा तो गॉसियन सरफेस जितनी जितनी बड़ी होती जाएगी, जितनी बड़ी होती जाएगी, आर का स्मॉल आर जितना बड़ा होता जाएगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस इंड्यूस अपने अंदर इंक्लूड करता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। सरफेस पे जब वो आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा कौन? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा उस टाइम पे। उसके बाद जब वो वापस आगे बढ़ेगा तो चार्ज तो फिक्स हो गया लेकिन डिस्टेंस बढ़ने लगी, तो वो वैसे ही वैरी करेगा जैसे पिछले केसेस में कर रहा था। तो ये तुम लोगों का लेक्चर शायद काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको अच्छे से देख लो, और आई होप अब कोई टॉपिक नहीं बचा हो उसमें। अगर बचा होगा तो तुम लोग मुझे एक बार बता देना, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगली बार से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, बाय बाय।